इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया का एक सिंपल रूल, वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस का रिलेशन। यस, इट्स नन ऑफ अदर देन ओम्स लॉ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमूल सर और आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 का चैप्टर 3 और जिसमें हम कवर करने वाले हैं आज ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस को। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या है? ठीक है, तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है ओम्स लॉ के बारे में कि ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, बट इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी, जब भी ओम्स लॉ की हम बात करेंगे तो ओम्स लॉ का जो स्टार्टिंग होगा वो ये होगा कि इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर डू नॉट चेंज। ठीक है ना, इफ अ फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर डू नॉट चेंज, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस applied across it ends to the current flowing in it is a constant and which is called resistance of conductor। ठीक है ना, दैट इज अगर फिजिकल कंडीशन किसी भी कंडक्टर की चेंज नहीं हो रही है तो पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो होता है, ठीक है ना, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, तो ये था हमारा ओम्स लॉ, आपने पहले भी पढ़ा है 10th क्लास में। इफ फिजिकल कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन में क्या क्या आता है? इसमें आएगा प्रेशर, आएगा टेम्परेचर, आएगा वॉल्यूम, आएगा। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम यहाँ पे यूज करेंगे फिजिकल कंडीशन में वो होता है टेम्परेचर। ठीक है ना, तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या होना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए। फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर डू नॉट चेंज, उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छा फॉर्मूला इस चैप्टर का जो आज हमको मिला, वो क्या मिला? रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई के। ठीक है, इस को हम अलग तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल जो रहता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। V इज प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन जब हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है, आपको भी मालूम है, और वो कांस्टेंट क्या है? R है। ठीक है, R मींस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू आर आई, और इस फॉर्मूले से अगर अपन R की वैल्यू कैलकुलेट करें तो R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? V अपॉन आई के। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एग्जाम में जब भी आए व्हाट इज ओम्स लॉ, 1 मार्क्स में आता है, स्टार्टिंग हमेशा डेफिनेशन से ही होगी। तो जब भी आए ये लाइन लिखना मत भूलिएगा कि इफ अ फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर डू नॉट चेंज देन द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो ये था ओम्स लॉ। इसी के बेस पे अगर हम बात करें ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ किस में रिलेशन बता रहा है? वो बता रहा है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट में। ठीक है ना, अभी हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उनमें हमने बात की थी कि जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करना है तो वहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी उसमें क्या होता है? चार्ज जो है वो फ्लो होता है। कहां से कहां फ्लो होगा? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे कि ये कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में आपने पोटेंशियल अप्लाई किया। सपोज करो कि यहाँ पे पोटेंशियल जो था वो 10 था और यहाँ पे 0 था। ठीक है ना, पोटेंशियल। ठीक है, तो जब 10 और 0 था तो यहाँ पे करंट जो फ्लो हुआ वो कितने एम्पियर हुआ? 2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। ठीक है, अब आपने यहाँ पे बढ़ा दिया, 20 कर दिया और ये 0 है। ठीक है ना, तो 20 से 0 कर दिया तो यहाँ पे जब पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई? 4 एम्पियर हो गई। यही तो कंसेप्ट है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल इंक्रीज करते जाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है ना, तो यही होता है ओम्स लॉ। और इसी के बेस पे अगर आप देखो कि अगर हम कोई रीडिंग ले, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पोटेंशियल ले लिया, यहाँ करंट ले लिया, ठीक है ना, तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो R इज इक्वल्स टू कितना होता है? V बाय आई के। तो जब आप प्रैक्टिकली उसको आप देखोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू और करंट की वैल्यू, जैसे पोटेंशियल सपोज करो कि यहाँ पे आपका 4 है तो ये कितना हो जाएगा? करंट कितना हो जाएगा? 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, इधर 8 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 के इक्वल हो जाएगा। रेशियो की बात करें 4/2 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4/8 कितना हो जाएगा? 2 के इक्वल। तो जो रेजिस्टेंस है वो ऑलवेज कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो पोटेंशियल एंड करंट के बीच में तो वो जो ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इस तरीके से इस कर्व लाइन के फॉर्म में हमको ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो जो ओम्स लॉ में जो ग्राफ रहेगा वो करंट और पोटेंशियल का जो ग्राफ रहेगा वो इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, बिकॉज रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे?
कांस्टेंट है, ठीक है। तो पोटेंशियल को आप बढ़ाते जाओ तो करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। और रेजिस्टेंस कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर हम इसके बेस पे इसकी यूनिट्स की बात करें, रेजिस्टेंस के यूनिट की बात करेंगे, अभी हमारा जो अगला वाला टॉपिक आएगा उसमें हम रेजिस्टेंस के बारे में और भी पढ़ेंगे। बट उससे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ के लिए दो कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन है द फिजिकल कंडीशन डू नॉट चेंज, जो हमने लॉ में लिखा था, पहली लाइन ही हमने लिखी थी कि फिजिकल कंडीशन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। स्पेशली हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की, ठीक है ना। टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओम्स लॉ को अगर आपको अप्लाई करना है तो वहां पे टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड नंबर होता है नो स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इन दी कंडक्टर, ठीक है ना। कंडक्टर में किसी तरीके का स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। तो ये था लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। 1 मार्क्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है राइट ओम्स लॉ एंड राइट लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करना है ओम्स लॉ को, तो ये ग्राफ है, पोटेंशियल और करंट के बीच में जो ग्राफ रहता है वो इस तरीके से मिलता है, बिकॉज रेजिस्टेंस जो है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो ये था ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ के बेस पे ही अभी हमने देखा कि पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो होता है इस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो उसको अगर हम रेजिस्टेंस को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, याद होगा आपको, वो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो वो पॉजिटिव आयन से क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, जिससे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जो करंट को रोक रहा है फ्लो होने से, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। जो करंट को रोकता है, करंट को कंट्रोल करने वाली चीज जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। और अभी हमने देखा था ओम्स लॉ की बात की थी, तो V अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर के इक्वल होता है। तो आई और आर जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। करंट को अगर आपको बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को कम कर दो तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। The obstruction offered by a conductor in the flow of electric current in it is called resistance of conductor। करंट को रोकने वाला जो फैक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। The ratio of potential difference applied across the ends of a conductor to the current flowing in it is called resistance of conductor। वही है ओम्स लॉ है। और ओम्स लॉ को ही हम डेफिनेशन के फॉर्म में यहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो है इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। अगर मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो आर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन आई के। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस का पहला फॉर्मूला। और अभी और फॉर्मूले अभी डिराइव करते चलेंगे। तो आर इज इक्वल्स टू V बाय आई के, वेयर V मींस पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई मींस करंट, ठीक है। यूनिट की बात करें हम तो यूनिट में पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट आपको मालूम है कितना होता है, वोल्ट, ठीक है ना। और करंट का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो वो होगा वोल्ट पर एम्पियर के, ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर। और 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर जो होता है इज इक्वल्स टू 1 ओम के इक्वल होता है, ठीक है ना। ओम जो है वो इसकी यूनिट होती है। इसको ओम को ये जो सिंबल है ओमेगा, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। ओम्स का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो 1 ओम इज इक्वल्स टू जो होता है किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर के। एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, डिफाइन 1 ओम। तो 1 ओम कैसे किसके इक्वल होगा, द रेशियो ऑफ 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज कॉल्ड 1 ओम के, ठीक है ना। तो यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, ओम के इक्वल होता है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मालूम ही है, प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। आपको याद है ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1 के। पोटेंशियल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर, ठीक है ना, t माइनस 3 a माइनस 1। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1, ठीक है। करंट के लिए क्या यूज करते हैं हम, a यूज करेंगे। a की पावर कितनी है, 1 है। डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t माइनस 3
ए माइनस टू के, ठीक है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है ml² T-3 ए माइनस टू के। और डायमेंशनल फॉर्मूले के बेस पे अगर हम यूनिट को आपको पहले भी बता चुके, इस तरीके भी क्वेश्चंस एमसीक्यू में मिल सकते हैं। तो एम है तो एम के लिए क्या होगा केजी, एल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, टी की पावर -3 है, नेगेटिव पावर है तो डिनोमिनेटर में आ गया तो ये हो जाएगा सेकेंड क्यूब, ठीक है। और ए की पावर भी माइनस में -2 है तो इसको भी डिनोमिनेटर में ले लेते तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर के, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस का जो बेसिक यूनिट होता है केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब इंटू एम्पियर स्क्वायर के, ठीक है। और ये जो पूरी वैल्यू होती है इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होती है 1 ओम के या फिर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर के, ठीक है ना। तो सारे रिलेशन से बहुत अच्छे रिलेशन से याद रखिएगा, एमसीक्यू में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करेंट के, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई के। पहला फॉर्मूला हमने इसमें स्टडी किया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला अपन निकालेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसी से हमें पता चलेगा कि रेजिस्टेंस जो है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये कंडक्टर है और सपोज करिए कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है वो किसके इक्वल है एल के इक्वल है, ठीक है। एरिया ऑफ कंडक्टर जो है वो किसके इक्वल है ए के इक्वल है, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो गई एल हो गई, एरिया ऑफ कंडक्टर ए हो गया, ठीक है। ये जो मेटेलिक कंडक्टर लिया तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एन के इक्वल है। सेल लगाया हुआ है यहाँ पे, तो सेल का ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो याद रखिएगा जब भी हम करंट की बात करेंगे, करंट आपको शो करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम किरचॉफ लॉ की भी बात करेंगे। तो वहां पे जब करंट के डायरेक्शन को आपको शो करना रहेगा तो याद रखिए सेल की तरफ ध्यान रखना, और सेल का नेगेटिव है और ये कौन सा टर्मिनल है पॉजिटिव है। तो जो करंट का डायरेक्शन रहेगा वो कहां से कहां रहेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगा। तो करंट जो रहेगा वो इस तरीके से यहाँ पे साइकिल में फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन किस तरीके से आपको सर्किट में शो करना है समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन V जो होता है वो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। हमने आपको पहले वाले वीडियोस में बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेल जो है वो क्या काम कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। जैसे ही आप सेल कनेक्ट करोगे ये दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये कौन सा टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा मूव करना स्टार्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव, तो वो किसकी ओर जाएगा पॉजिटिव की ओर जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करेगा। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां तक है नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है। और करंट का जो डायरेक्शन है वो सेल के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, याद रखिए कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं करंट का डायरेक्शन उसके हमेशा क्या होता है अपोजिट रहता है। इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन जो रहेगा वो एक दूसरे के कैसा रहेगा अपोजिट रहेगा। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से होता है, ठीक है ना। अब हमें रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, चार्ज है इलेक्ट्रॉन है तो चारों ओर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या इससे रिप्रेजेंट करते हैं ई से। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था याद होगा आपको प्रीवियस वीडियो में पोटेंशियल ग्रेडियंट का। कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से लिखिएगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है जो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। तो ई इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, जो ओरिजिनल फॉर्म है पोटेंशियल ग्रेडियंट का वो लिखना है आपको। ई इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला होता है वी बाई एल के, ठीक है ना, वी बाई एल वेयर वी मीन्स व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस और एल क्या होता है लेंथ के, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है इस कंडक्टर में ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वी बाई एल के, ठीक है। ये कैपिटल वी जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है ये इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करती है फोर्स लगाती है, जब भी तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने फोर्स का भी फॉर्मूला पढ़ा था याद होगा आपको, F इजिकल्स टू होता है Q इंटू ई के, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला F इजिकल्स टू Q इंटू ई। यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे E इंटू ई आएगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो F इजिकल्स टू E इंटू ई के हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन F इजिकल्स टू कितना हो जाएगा E इंटू ई के, ठीक है। इफ
m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन एक्सेलरेशन। जो m है, स्मॉल m जो है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से लिखिएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आप लिखिए। तो m जो है वो यहाँ पे क्या है, मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन जब चलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ी थी, तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। और जहां वेलोसिटी चेंज होगी वहां पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। 11th क्लास में एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आपने पढ़ा हुआ है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहां पे एक्सेलरेशन आ रहा है। मास m है, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो आपको मालूम है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। और इससे आपने 11th क्लास में बहुत अच्छा फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, और वो फॉर्मूला था F इज इक्वल्स टू ma के, ठीक है ना। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, और वहां से इस फॉर्मूले को लेंगे। तो एक्सेलरेशन हमें चाहिए, तो a की वैल्यू चाहिए, तो a इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, F अपॉन m के, ठीक है। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू F अपॉन m के, ठीक है। तो ये हमने तीन फॉर्मूलेज जो आपके सामने लिखे, पहले इंटेंसिटी निकाल लिया, कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू V बाई L के। फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, F इज इक्वल्स टू E इंटू E के, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की कंटिन्यूअसली, तो उसमें क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F अपॉन m के, फोर्स अपॉन मास के, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। अब आप देखो ये जो A इज इक्वल्स टू F बाई m है ना, ये F की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं E इंटू E के, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे A इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम अलग से ले लेते हैं इस तरीके से, A इज इक्वल्स टू, ठीक है। F की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, E इंटू E, स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन m के, ठीक है ना। स्मॉल e क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, E की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इंटेंसिटी की, V बाई L के, तो ये वैल्यू भी हम E की जगह पे यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो A इज इक्वल्स टू E, और इस E की जगह पे लिखेंगे V, और नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा ml, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला आपके सामने है, और वो है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इक्वेशन नंबर 1, ev अपॉन ml के, वेयर e मींस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल V जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और L जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर में जब आपने सेल को कनेक्ट किया तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, करंट फ्लो होने लगा, और उससे जो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन था वो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया, A इज इक्वल्स टू EV अपॉन ml के, ठीक है। अब इसके बाद आगे वाले इसमें चलते हैं, नेक्स्ट वाले इसमें, जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो आपको बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला टॉपिक है, कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो जब चलेगा तो वो एक बार यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव आयन से स्ट्राइक करता है बार बार। जब टकराता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है, ठीक है ना। हम सपोज कर रहे हैं कि वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो आफ्टर कोलिजन इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, टकराया, टकराने के बाद वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। अब सेल इसको क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन को इसने एनर्जी दी, फिर एनर्जी लेगा, और ये सेल जो है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से आगे बढ़ेगा, इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होने लगेगी और ये आगे बढ़ने लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वाले पॉजिटिव आयन से टकराने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी जो रहेगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है ना। अभी टकराया नहीं है, कोलाइड नहीं हुआ है, ठीक है ना। टकराने के जस्ट पहले वेलोसिटी कैसी रहेगी, मैक्सिमम। आफ्टर कोलिजन फिर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हम अभी टकराया नहीं है, जस्ट उसके पहले, सेकंड के कुछ पार्ट के पहले की बात कर रहे हैं। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, बिटवीन टू कोलिजन की, पहले के कोलिजन के बाद और दूसरे के कोलिजन के पहले, टकराने से पहले।
तो पहले कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई 0, और दूसरी वाली जो कोलिजन हो रहा था, टकरा रहा था, उसके पहले उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, मैक्सिमम। तो ये दो कोलिजन के बीच की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम रहता है, इसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम याद रखेंगे, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे टाउ से, ठीक है ना। टाउ एक सिंबल है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो द एवरेज टाइम टेकन बिटवीन एनी टू collision is called relaxation time and it is denoted by tau। दो collision के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, इसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और आपको याद है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वो हम बता रहे हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड और थर्ड कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। अभी यहाँ पे हमको यूज करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के, वेयर v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, और t क्या होता है, टाइम के। हम यहाँ पे पूरा जो डेरिवेशन कर रहे हैं, दो कोलिजन के बीच की बात कर रहे हैं, बिटवीन टू कोलिजन, ठीक है। तो बिटवीन टू कोलिजन आप देख रहे हो कि जो फाइनल वेलोसिटी है, इसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बिकॉज एवरेज लेंगे। वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू लेना पॉसिबल नहीं है, तो हम उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो v की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। u इनिशियल वेलोसिटी थी, अभी बताया आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी, जब वो टकराया तो वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी हमने कैलकुलेट किए हो यहाँ पे, EV अपॉन ml के, EV अपॉन ml, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे, EV कैपिटल V जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, ml इंटू टी फॉर टाइम। और अभी हमने बताया कि बिटवीन टू कोलिजन जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे, और इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टी की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, टाउ आ जाएगा, ठीक है। तो वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी इज इक्वल्स टू ई वी टाउ अपॉन एम एल के। एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, याद रखिएगा, कई जगह पे यूज होगा ये, ठीक है। ई वी टाउ अपॉन एम एल के। ई फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल V है, पोटेंशियल डिफरेंस है, टाउ जो होता है वो रिलैक्सेशन टाइम है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और L जो होता है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आपके सामने, EV टाउ अपॉन ml के, ठीक है। स्टूडेंट्स याद होगा हमारा जो इसका पहले वाला वीडियो था, उसमें हमने रिलेशन निकाला था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमने बताया भी था, उसको डिराइव करने को भी आता है, और वो फॉर्मूला भी हर जगह यूज होता है। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ा था, I इज इक्वल्स टू NEA VD के, ठीक है ना। जो पहले वाला वीडियो है उसमें हमने इसको डिराइव भी किया हुआ है। तो I इज इक्वल्स टू NEA VD, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो VD का वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ से यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NEA, और यहाँ VD की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा EV टाउ अपॉन ml, EV टाउ अपॉन ml के, ठीक है ना। थोड़ा सा अरेंज करके लिखे इसको अच्छे से, तो ये हो जाएगा n, E और E मिलके क्या हो जाएगा, E स्क्वायर A टाउ अपॉन ml इंटू V के, कैपिटल V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस एंड I मीन्स करंट, ठीक है। ओम्स लॉ के बेस पे हमको डिराइव करना है, रेजिस्टेंस को डिराइव कर रहे हैं। ओम्स लॉ कहता है V इज प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल्स टू RI। तो V के फॉर्म में हमें फॉर्मूला चाहिए, तो ये जो टर्म है इसको हम इधर ट्रांसफर कर, I की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है ना। तो इधर क्या रहेगा, V रहेगा, और ये जब इधर ट्रांसफर होगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ml अपॉन n ई स्क्वायर A टाउ के इंटू I के, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा, इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो V के फॉर्म में आ गया, V इज इक्वल्स टू ml अपॉन n स्क्वायर A टाउ के, ठीक है, इंटू I के। M फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है आपको बताया, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होता। L जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मेटल की एक वायर ले ली 5 सेंटीमीटर की, तो वो मेटल है, उसकी लेंथ कभी चेंज नहीं होगी, तो L भी क्या है, कांस्टेंट है।
एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मटेरियल आपने यूज किया है, कॉपर का यूज किया है, एल्यूमिनियम यूज किया है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही रहेंगे, तो एन भी कांस्टेंट है। ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एक बार जो वायर आपने लिया उसकी थिकनेस ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होती, वो वायर की थिकनेस एरिया उतना ही रहेगा, तो ए भी कांस्टेंट है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, सेल के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो भी हम सेल चेंज नहीं कर रहे, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू भी जो रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये जितने टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे टर्म्स कैसे हैं, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होंगे। और आपको मालूम है कि जब कांस्टेंट को हम रिमूव करते हैं तो वहां पे क्या आता है, प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू I। और ओम्स लॉ क्या कहता है, बाई ओम्स लॉ हम क्या बोलते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है, तो V इज इक्वल्स टू RI के, ठीक है ना। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये हो गया इक्वेशन नंबर फोर्थ, ठीक है ना। थर्ड और फोर्थ को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है ना, तो कंपेयर करेंगे तो V की जगह पे V दिख रहा है, I की जगह पे I दिख रहा है, तो आप देख रहे हो R की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, R इज इक्वल्स टू ml अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टाउ के, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा फॉर्मूला है, और आगे हर जगह पे आपको इस फॉर्मूले का यूज करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में देखने को। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू ml अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टाउ के, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l लेंथ ऑफ द कंडक्टर, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, a एरिया ऑफ कंडक्टर, एंड टाउ जो होता है वो रिलैक्सेशन टाइम है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा डेरिवेशन भी है, और जो फॉर्मूला है उसका यूज हम आगे कंटिन्यूसली करते रहेंगे। तो R इज इक्वल्स टू ml अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टाउ के, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमारे पास तीन फैक्टर ऐसे हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 एरिया, और नंबर 3 जो है वो रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम भी सेल के ऊपर डिपेंड करता है, बट फिर भी उसमें चेंज हो सकता है, ठीक है। तो L और A, लेंथ ऑफ द कंडक्टर हमारे हाथ में, हम जितना चाहे लेंथ वायर का जो है वो चेंज कर सकते हैं। एरिया जो है लेंथ का वायर का, वो भी हमारे हाथ में, मोटा वायर ले रहे हैं, पतला वायर ले रहे हैं, तो एरिया भी हमारे हाथ में, हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो मेन जो दो फैक्टर है वो है लेंथ एंड एरिया, और तीसरा जो है वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और इसी के बेस पे हम रेजिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। तो टोटल 4 फैक्टर्स है जो आपको याद रखना है। सबसे नंबर 1 जो है वो मटेरियल ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर 1, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिल्वर का वायर है, एक कॉपर का वायर है, और एक आयरन का वायर है, तीनों की लेंथ सेम है, तीनों का एरिया सेम है, बट आप भी जानते हो कि तीनों का रेजिस्टेंस जो है वो कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। सिल्वर जो है इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सिल्वर जो है गुड कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। कॉपर का उससे ज्यादा होगा, आयरन का उससे ज्यादा होगा। तो जो पहला फैक्टर है रेजिस्टेंस का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। मटेरियल के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, नंबर 1, ठीक है। सेकंड जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, तो आपने देखा R और L जो है वो दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है ना। तो जो आपको मालूम है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ के, R इज प्रोपोर्शनल टू L के, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक 15 मीटर का वायर है, कॉपर का 15 मीटर का वायर है, ठीक है ना। इसके दो टुकड़े कर दिए हमने, एक 5 मीटर कर दिया और एक 10 मीटर का कर दिया, ठीक है ना।
तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? एक ही वायर है, उसके दो टुकड़े किए, सेम मटेरियल का वायर है, ठीक है। अभी मटेरियल अलग है तो रेजिस्टेंस अलग होता है, बट ये तो कॉपर का ही वायर था, उसी के दो टुकड़े कर दिए, तो एक 5 मीटर का और एक 10 मीटर का है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? तो ऑब्वियसली आर इज प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? एल के, ठीक है ना। तो 5 मीटर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा, इसकी लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आर जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के। थर्ड फैक्टर जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना, एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? तो आप देख रहे हो कि ये जो एरिया है वो रेजिस्टेंस के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस के कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a के। एरिया जो होता है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a के, ठीक है ना। तो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो सिंपल सी बात है, एक मोटा वायर और एक पतला वायर है, 5 मीटर का ही है, बट एक का एरिया जो है वो ज्यादा है, ठीक है, और दूसरा जो है एक छोटा वायर है, पतला वायर है, थिकनेस उसकी कम है। तो जो मोटा वायर है तो एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। पतला वायर है तो एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आर जो रहता है रेजिस्टेंस वो एरिया के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और फोर्थ फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर क्या होता है कि जब रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, तो जब रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम, भाई किसी भी वायर में अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं? तेजी से मूव करेंगे, उनको एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन तेजी से जाएंगे। तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, और उसको हमने काय से रिप्रेजेंट किया? टाउ से। वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, आप देख रहे हो टाउ की वैल्यू अगर डिक्रीज हो गई तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे फैक्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आर जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस हमेशा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इस पर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन वाले वीडियो जब आएंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। बट इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे कि एक वायर है, ठीक है ना, ये इस तरीके का एक वायर है सपोज करिए, ठीक है, इसको स्ट्रेच करके, इसको खींच के हमने इसकी लेंथ को डबल कर दिया, वायर की लेंथ को हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया, ठीक है। तो जब हम स्ट्रेच करेंगे वायर को, एक वायर था, इसको स्ट्रेच किया और इसको डबल कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब वायर को हम खींच रहे हैं, ठीक है, तो वायर की लेंथ डबल हो रही है बट एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है ना। तो सपोज करिए कि जो आर है, इनिशियल रेजिस्टेंस की बात करें, R1 जो है वो इक्वल होगा L1 अपॉन A1 के। L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R1 इज इक्वल टू L1 अपॉन A1 के, ठीक है। अब हमने लेंथ को डबल कर दिया, मतलब जो हमारी जो नई लेंथ है, न्यू लेंथ है, L2 इज इक्वल टू 2L1, डबल हो गई, ठीक है। लेंथ डबल होती है तो एरिया जो है वो कम होगा, वायर पतला भी तो होगा जब आप खींचोगे, तो लेंथ तो बढ़ रही है बट उसकी थिकनेस क्या हो रही है? कम हो रही है। तो नया एरिया जो होगा, न्यू एरिया जो होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा? इनिशियल एरिया का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में लेंथ डबल लिखा है, लेकिन लेंथ डबल हो रही है तो उसका इफेक्ट एरिया के पर भी पड़ता है, उसको भी हमें इंक्लूड करना है, ठीक है। तो A2 इज इक्वल्स टू A1/2, तो न्यू रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? L2/A2 के वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो R2 इज इक्वल्स टू L2 की वैल्यू कितनी है? 2L1, और A2 का वैल्यू कितना है? A1/2 के। इसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल्स टू, ये 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? 4L1 अपॉन A1 के, और L1 अपॉन A1 किसके इक्वल है? R1 के, दैट इज R2 इज इक्वल्स टू 4R1, ठीक है। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। कितने टाइम इंक्रीज होगा? 4 टाइम्स, ठीक है ना। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। और याद रखना है कि अगर लेंथ चेंज हो रही है
तो उसका इफेक्ट उसके एरिया पर भी पड़ेगा, तो दोनों को इंक्लूड करके उसको सॉल्व करना है। तो अगर आप किसी भी वायर को स्ट्रेच करके डबल कर देते हो तो जो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस के कितने टाइम इंक्रीज हो जाता है, 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। दो छोटे छोटे टॉपिक्स है, जल्दी से इसके बारे में भी बात कर लेते क्योंकि आगे आने वाले जो टॉपिक्स है उसमें इसका यूज होने वाला है। एक होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है ना। क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का उल्टा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। दैट इज कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, 1 अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज 1 बाई आर के, ठीक है ना। यूनिट की बात करें हम इसमें तो यूनिट रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम, तो 1 अपॉन ओम हो जाएगा। 1 अपॉन ओम को हम ओम इनवर्स इस फॉर्म में रहता है, बट ओम इनवर्स आजकल नहीं लिखा जाता। ओम इनवर्स जो है इसकी जगह पे यहाँ पे ओम इनवर्स की जगह पे यहाँ पे यूज होता है साइमन, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनिट क्या होगी, साइमन यूज होगी, SIEMEN, ठीक है ना। तो ओम इनवर्स अभी आपको नहीं लिखना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, साइमन होता है। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है ना। तो अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। एमसीक्यू वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको एक और नाम होता है इसका रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें आगे यूज करना है। तो सबसे पहले अपन देख ले कि होता क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, और दो मेन फैक्टर हमने आपको बताया। पहला क्या बताया था कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, दैट इज आर इज प्रोपोर्शनल टू एल के। आर जो होता है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड सेकंड हमने बताया था कि जो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया, दैट इज आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए के, ठीक है ना। अभी हमने इसको स्टडी किया था, ठीक है। दोनों को कंबाइन करें, दोनों का एलएचएस सेम है, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए के, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनल का साइन यहां से रिप्लेस करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए के, ठीक है ना। ये कांस्टेंट होता है, रो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेयर रो जो है इज अ कांस्टेंट, रो क्या है, कांस्टेंट होता है, और इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। और इस फॉर्मूले से अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो रेजिस्टिविटी ए को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आर इंटू ए अपॉन एल के। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, आर इंटू ए अपॉन एल के, वेयर ए मीन्स व्हाट, एरिया ऑफ कंडक्टर, एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और आर क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। यूनिट निकालने की बात करें तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस अभी बताया हमने क्या होता है, ओम होता है। यूनिट ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, मीटर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यूनिट कितनी हो जाएगी, ओम इंटू मीटर के, ठीक है। तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम इंटू मीटर के, ओम इंटू मीटर के, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमें कैलकुलेट करना है तो स्टूडेंट्स अभी हमने रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, एम एल स्क्वेयर टी माइनस 3 ए माइनस 2, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का अभी हमने कैलकुलेट किया, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया इंटू एम, एम मीन्स मीटर, लेंथ के लिए यूज हो रहा है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल का, ठीक है ना। तो एल स्क्वायर और ये एल कितना हो जाएगा, एल क्यूब के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, एल क्यूब के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2, ठीक है ना। तो ओम इंटू मीटर जो था वो डायमेंशनल फॉर्मूला था, और उसमें एल का मल्टीप्लाई कर दिया तो एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2, तो ये था डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यूनिट क्या होता है, ओम इंटू मीटर के। फॉर्मूला क्या रहेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल के, वेयर आर मीन्स रेजिस्टेंस, ए मीन्स एरिया और एल मीन्स लेंथ के। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखिएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए, फॉर्मूले में आप देख रहे हो एरिया भी आ रहा है, लेंथ भी आ रहा है, ठीक है ना। बट जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता है और वो लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओनली एंड ओनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर। ये मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है, इंटर रेजिस्टेंस एक्सटर्नल होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंटरनल होता है। तो ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ओनली द मटेरियल ऑफ कंडक्टर
एंड इट्स टेम्परेचर। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। सिल्वर और कॉपर दो वायर अलग अलग है, तो दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो क्या रहता है, डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा। और सेकंड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फॉर्मूले में लेंथ भी आ रहा है, एरिया भी आ रहा है, तो सबको ये लगता है कि ये लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा, एरिया पे भी डिपेंड करेगा। जैसे अभी हमने बात की थी कि एक वायर को हमने स्ट्रेच किया, खींच के डबल कर दिया, तो जब खींच के डबल किया तो रेजिस्टेंस कितने टाइम इंक्रीज हो गया था, 4 टाइम इंक्रीज हो गया था। बट अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा। बिकॉज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो रहता है वो ओनली मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। इफ अ वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, इट्स रेजिस्टेंस विल चेंज बट इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनअफेक्टेड, ठीक है ना। अभी जैसे बताया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा इज वेरी लो। जो गुड कंडक्टर होते हैं, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनकी रेजिस्टिविटी जो रहती है बहुत लो होती है, बहुत कम होती है। और यही रीजन होता है कि कनेक्शन वायर आर मेड ऑफ दिस सब्सटेंस। घरों में जो कनेक्शन वायर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो इन्हीं वायर के बनाए जाते हैं। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जनरली कॉपर और एल्यूमिनियम के होते हैं। तो इनके क्यों बनाए जाते हैं, बिकॉज इसकी रेजिस्टिविटी जो रहती है इज वेरी लो, ठीक है। Resistivity of alloy such as nichrome, मैग्नीन एक्सेट्रा इज वेरी लार्ज, ठीक है ना। जो नाइक्रोम होता है, मैग्नीन का जो वायर होता है, ठीक है ना, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और हेंस द रेजिस्टेंस वायर जो होते हैं और हीटिंग वायर आर मेड ऑफ दिस सब्सटेंस, ठीक है ना। ये जो वायर्स होते हैं, आपने घरों में देखा होगा, हीटर प्लग लगाया और प्लग के बाद थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो पूरा वायर हो जाता है बिल्कुल रेडिश हो जाता है, रेड हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। बिकॉज इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हीटिंग वायर जो होते हैं या रेजिस्टेंस वायर्स जो होते हैं वो इन सब्सटेंस के बनाए जाते हैं, नाइक्रोम, मैग्नीन, बिकॉज रेजिस्टिविटी इसकी कैसी है, वेरी हाई है, ठीक है। तो ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ये एग्जाम में आपसे कई बार एमसीक्यू में और अलग अलग टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब आपसे कोई अगर बोले कि लाइट डीम है, तो आप कह सकते हो कि ओम्स लॉ चेक करो। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, फिजिक्स के न्यू कंसेप्ट के साथ, ठीक है। और अगर कोई भी आपको इसमें डाउट है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस टॉपिक को अगर आप डीपली स्टडी करना चाहते हो तो हमारे फ्यूक्यू एजुकेशन ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।